हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में नया। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एमसीक्यूज़। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करा करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज़ अपीयर्ड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। जब क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि साल के अंत तक वो गुड्स जो नहीं बिक पाए हैं उनका जो स्टॉक होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और जब क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, ये मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस बन गया आपका। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दी होंगी। मान लीजिए कि आपका पहला केस क्या है, केस 1 क्या दिया है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये केस 1 है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, कोई भी आइटम, बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा, कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो उसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह करना है। लेकिन अगर कोई भी आइटम, केस 2 क्या है, अगर कोई भी आइटम एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका 2 या 2 से ज़्यादा बार भी ट्रीटमेंट हो सकता है फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी आइटम आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा फाइनल अकाउंट्स में। जहाँ भी जाए, चाहे वो ट्रेडिंग में जाए, PL में जाए, बैलेंस शीट में जाए, वो एक ही जगह जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका 2 या 2 से ज़्यादा बार आपका फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होगा। तो पहली चीज़ देखते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। अगर जहाँ पर भी आपको 2 देखेंगे तो आप उसे क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 ट्रीटमेंट आपको बोल रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिखाएंगे और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो एक ही ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसे हम कहाँ पर दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं। पहले तो ट्रेडिंग में हम उसे बाय साइड दिखाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और हम इसे कहाँ पे दिखाते हैं, और हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। 2 जगह हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब आपको क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तब आप उसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर दिखाओगे, तब आप उसे सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में दिखाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश आर दोज एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने खर्चे तो कर लिए, लेकिन एक्सपेंस तो आपने इनकर कर लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, या फिर उसका बेनिफिट तो रिसीव कर लिया है। उस खर्चे को आपने, जो भी लाभ मिलना था, जो भी फ़ायदा मिलना था, वो तो आपने ले लिया, लेकिन अभी तक उस पैसे को आपने पेमेंट नहीं की, पैसा अभी तक आपने जेब से नहीं निकाला है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी आपको देना बाकी है, जो अभी आपको अपनी जेब से निकालना बाकी है। चलिए ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं, इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब वो कहाँ पर है, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है। ट्रायल बैलेंस के कहाँ पर है, बाहर दिया हुआ है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो 2 ट्रीटमेंट होंगे। तो देखते हैं, जहाँ कहीं भी पहला एक ही ट्रीटमेंट दिया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया, ए वाला भी, बी वाला भी। अब सी में आपको देखो 2 ट्रीटमेंट दिए हुए हैं और डी में आपको एक ही ट्रीटमेंट दिया है, तो डी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। चले अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि वो खर्चे जो अभी आपको देने हैं, फ़ायदा तो ले लिया, पेमेंट तो करनी है, और वो किस खर्चे, ये जो खर्चे हैं ये आपके इसी साल के हैं। अगर हम इसे इस साल नहीं दिखाएंगे, मान लीजिए आपने
इस साल का कोई खर्चा है और उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी है तो वो इसी साल का, तो इसी साल को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अपने फाइनल अकाउंट में शामिल करना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, ज़्यादा ना शो करने लगे। क्यों, अगर आप खर्चे कम दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा दिखाई देगा, तो ज़्यादा दिखाई देगा तो ट्रू पिक्चर आपको नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हमें क्या करना है, जो इस साल के खर्चे हैं उनको शामिल करना ही है, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है चाहे नहीं करी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब भी हम किसी चीज़ को शामिल करने की बात करते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अगर किसी चीज़ को निकालने की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए वेजेस दिया है और कुछ वेजेस अभी आपको देना बाकी है, तो आप क्या करोगे, उसे शामिल करोगे। भाई करंट ईयर का है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, शामिल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जोड़ देंगे। पहला इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसे रिलेवेंट एक्सपेंस में से जोड़ देंगे। रिलेवेंट का मतलब अगर वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस में जोड़ देंगे, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी में जोड़ देंगे। फिर जो भी आएगा उसको हम कहाँ पे दिखा देंगे, बाहर दिखा देंगे। ये है इसका पहला ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं जिनकी अभी पेमेंट होना बाकी है। तो लायबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, इन्हें दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें पैसा देना है। लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स आते हैं, आपने जहाँ से लोन लिया है वो आता है, लोन आता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है, आपकी जेब से पैसा जाना ही है, तो लायबिलिटी ही होगा, एसेट तो होगा नहीं। तो आप इसे और कहाँ पे दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हम क्या इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जब हमें ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तो हम इसे जोड़ देंगे रिलेटेड एक्सपेंस में से, क्योंकि ये इसी साल का है, और हम इसे कहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज अ लायबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब वो कहाँ पे दिए हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं। अब जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हमें एक ही जगह ट्रीटमेंट करना है। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि हमें तो पता है कि 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, अब कैसे पता करें कि एक जगह ट्रीटमेंट में क्या होगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी होती है तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट हो चुकी है। तो एडजस्ट होने का मतलब है कि प्लस माइनस वाला काम हो गया है। तो प्लस माइनस वाले काम को छोड़ के अब जो दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचेगा कि हम इसे कहाँ पर दिखा दें, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हम लायबिलिटी साइड में तो दिखाते ही हैं और क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने वाला ट्रीटमेंट तो छोड़ ही देना है, तो फिर हम इसे कहाँ पर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर फ्यूचर एक्सपेंसेस, ये वो फ्यूचर के खर्चे होते हैं जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। मतलब क्या खर्चे इस साल के हैं, नहीं हैं, ये तो कैसे खर्चे हैं, ये तो अगले साल के खर्चे हैं। तो इसकी पेमेंट हमने क्या कर दी है, आज ही कर दी है या फिर इसी साल कर दी है। तो जब ये खर्चे इस साल के नहीं हैं तो हमें दिखाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब अगले साल के खर्चे आप इस साल पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पेड का मतलब पेमेंट। तो जिस एक्सपेंस की आपने पेमेंट पहले ही कर दी है, देना नहीं था पर अमीर निकले दे दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो खर्चे जिनकी पेमेंट आप क्या कर देते हो, पहले ही कर देते हो, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपका आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई फ्यूचर का खर्चा था वो आपने इसी साल पेमेंट कर दी, एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी। तो एडवांस में पेमेंट करी है ना, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस साल से इसे हटाना पड़ेगा, वरना हमारा इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से हम इसे हटाएंगे इस साल से। तो हटाने को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लीजिए आपको इंश्योरेंस दिया है और उसमें आपने कुछ प्रीपेड भी पे कर दिया, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट आएगी वो आप बाहर दिखा देंगे। पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया पीएल में। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट में।
अब ये लाइबिलिटी तो है नहीं हमारी, हमने तो खर्चों की पेमेंट कर दी है, अब आगे तो भले ही नहीं करनी है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आपका एसेट साइड में आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि अब जेब से पैसा तो नहीं जाना है ना, खर्चा तो देख ही दिया है आपने, तो प्रीपेड एक्सपेंस हम इसे एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो 2 ट्रीटमेंट होगा। तो पहला ट्रीटमेंट क्या है कि आप इससे रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट करो और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में इसे शो करो। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है, प्लस माइनस हो चुका है। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या बचता है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डेट्स दैट बिकम इररिकवरेबल, ऐसे डेट्स जो रिकवर नहीं हो पाए। तो ऐसे डेट्स जो रिकवर नहीं हो पाए उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन है ए अनरिकूप्ड डेट्स, अनपेड डेट्स, सी बैड डेट्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे डेट्स जो रिकवर नहीं हो पाते हैं उसे बैड डेट्स कहते हैं, मतलब कि वो डेटर्स जो हमारे पैसा नहीं दे पाए, जो डूब गया पैसा, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बैड डेट्स जो थे वो हमने पहले लिखे और बाद में हमें क्या हो गए, कुछ अच्छे निकल आए, अचानक से मतलब उनके पास पैसा आ गया और वो हमें वापस देने आ गए, मान लो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई पैसा डूब जाए तो वापस मिले, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मिल गए आपके पैसे लेटर, बाद में आपको क्या हुआ, वो बैड डेट्स रिकवर हो गए, चाहे वो फुल्ली हो या फिर वो पार्शली हो। तो जो भी आपको अमाउंट रिकवर्ड होगी वो कहाँ पे क्रेडिटेड होगी, किस अकाउंट में क्रेडिटेड होगी। तो ऑप्शन दिया है ए बैड डेट्स, बी डेटर्स, सी बैड डेट्स रिकवर्ड या डी क्रेडिटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए देखते हैं क्या बनती है इसकी एंट्री। देखिए जब आपका बैड डेट्स होता है तब एंट्री बनती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड, इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनती है। जब आपके बैड डेट्स हो जाते हैं तब आप क्या एंट्री बनाते हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है, और जब आपका बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है तो वो एक तरीके का गेन है। तो आप इसे कैसे करोगे, क्रेडिट करोगे, और कैश आ गया तो कैश को डेबिट किया। डेटर्स हमारे कम हो गए इसलिए डेटर्स को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं तो आप पीएल अकाउंट में कहाँ पर दिखाओगे। चलिए इसे भी देखते हैं। पीएल अकाउंट बनाया, अगर बैड डेट्स हो जाता है तो हम उसे टू साइड दिखाते हैं क्योंकि ये बिज़नेस का क्या है, लॉस होता है। अगर बैड डेट्स हमारे रिकवर्ड हो गए तो इसे हम बाई साइड दिखाएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, बिज़नेस के लिए ये हो गया है गेन, इस वजह से इसे कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी इनकम है जो आपने कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। आपने उसको अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक आपका जो पैसा है वो जेब में आया नहीं है। तो आ जाएगा ना, आपने सर्विस दे दी है, इसी साल की सर्विस होगी तो वो दी है ना आपने, तो इस साल की इनकम है, शामिल तो करना ही है। शामिल करने का मतलब जोड़ना। चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब कि वो इनकम जो एक्रू हो गई है, अराइज्ड हो गई है लेकिन मिली नहीं है अभी तक, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब कि वो इनकम जो अभी मिलना बाकी है, ये भी सही है। इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी है। चलिए देखते हैं एक्रूड इनकम का केस। एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी आपको।
तो जब ये मिलेगी है तो इसी साल की सर्विसेज आपने दी होंगी, तभी तो आपको मिलना बाकी है ना। तो इसको आप क्या करोगे, शामिल करोगे इस साल में। अगर नहीं शामिल करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम दिखाई देगा। तो इस वजह से हम इसे क्या करेंगे, मान लीजिए रेंट दिया है और रेंट आपको रिसीव्ड वाला है यहाँ पे, इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एक्रूड इनकम के नाम से। फिर जो भी आएगा आप उसे बाहर जोड़ के दिखा दोगे। हम इसे क्या कर रहे हैं, अपनी इस साल की इनकम में शामिल कर रहे हैं, इस वजह से इसको जोड़ा है। ये था इसका पहला ट्रीटमेंट। फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम मतलब मिलना बाकी है, हमारे पास पैसा आएगा, जाएगा नहीं। तो आएगा तो इसे कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, इनकम रिसीव्ड एक्रूड इनकम के नाम से दिखा देंगे। शॉर्ट में लिखते हैं एक्रूड इनकम। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसे दिखाएंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। राइट ऑप्शन क्या है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रूड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है तो मतलब एडजस्टमेंट हो गया है, प्लस माइनस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ट्रीटमेंट बचता है, केवल और केवल एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर देना। नेक्स्ट है डैश इज़ दैट इनकम। ये ऐसी इनकम होती है जो एडवांस में मिल चुकी है लेकिन सर्विस तो दी नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर आपको पैसा मिल गया है, सर्विस तो नहीं मिली है मान लीजिए, तो सर्विस आप क्या इस साल दोगे, तो अगले साल ही दोगे, है ना। सर्विस अभी देना बाकी है, एडवांस में मिल गई है। तो ये जो एडवांस में पेमेंट मिली है तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारी इस साल की तो है नहीं, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसे माइनस करेंगे और क्या करना पड़ेगा, इस साल की नहीं है, ये तो हमारी एसेट भी नहीं बन सकती है, तो इसे क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसे हम किस नाम से बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, कमाई नहीं है और इनकम जो एडवांस में मिल गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बोथ एंड बी एंड सी। डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है, डेप्रिसिएशन आपका ए ऑप्शन है करेंट एसेट, बी इंटेंजिबल एसेट, सी फिक्स्ड एसेट या डी नन ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड एसेट में प्रोवाइड किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आप बिज़नेस में एक्वायर करते हो इसलिए ताकि आप इसका यूज़ प्रोडक्शन पर्पस के लिए कर सको, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने प्रॉफिट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आप इन एसेट्स को बेचने के लिए ख़रीदते नहीं हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 20,000 रुपये, लेकिन वो क्या कमीशन चार्ज करने से पहले का है। कमीशन कौन सी, मैनेजर की कमीशन। मैनेजर को कमीशन कितनी मिलती है, 5% मिलती है नेट प्रॉफिट की। अब आप कमीशन निकालिए जो मैनेजर को दी जाएगी। मैनेजर इज़ अलाउड, मैनेजर को जो कमीशन दी जा रही है वो कैसे दी जा रही है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। चलिए देखते हैं इसका पहला केस क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आपसे बोला जाएगा कि आपके पास दो केस होंगे। पहला केस होगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब आपका केस 1 होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आप इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे। और अगर मान लो बोला जाएगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस आर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 20,000 रुपये दिए हुए हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, रेट 5% दिया है, अपॉन में क्या करोगे, 100 करोगे, क्योंकि आपसे बिफोर का केस बोला गया है। तो जब भी बिफोर का केस होगा तो रेट अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। लेकिन अगर आपसे आफ्टर वाला पूछा जाता तब आप यहाँ पर 5/105 लिखते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डैश। चलिए देखते हैं प्रोविजन। देखिए हमें पता है कि हमारे कुछ डेटर्स जो हैं वो ऐसे निकल आएंगे अगले साल जो पेमेंट ना करें।
तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न मेंटेन कर लें। हमें पता है कि हमारी ये लायबिलिटी जो है, मतलब ये हमारा नुकसान जो है वो होने वाला है, तो क्यों ना हम पहले से ही इसके लिए क्या कर लें, खुद को प्रिपेयर कर लें और एक प्रोविज़न बना लें। ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, एकदम एंड में। तो एंड में ये बनाया जाता है, ये किस लिए बनाया जा रहा है कि अगले साल जो हमारे बैड डेट्स होंगे उसको हम क्या कर सकें, राइट ऑफ कर सकें। ठीक है, तो ये जो आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हो वो नेक्स्ट ईयर के लिए बना रहे हो, और आप इसे साल के एंड में बनाते हो ताकि नेक्स्ट ईयर अगर हमें कोई भी बैड डेट्स होते हैं तो उसको हम क्या कर सकें, जो हमने इस साल बनाया है उससे रिकवर कर सकें या राइट ऑफ कर सके। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये प्रूडेंस कंसेप्ट पे बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको ज़रूर देख लो, लेकिन जो गेन हो रहा है फ्यूचर में उसको शामिल मत करो, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तो इसमें आपका जो प्रोविज़न बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके, मान लीजिए आप बना रहे हो उसे साल के एंड में, लेकिन आप जो नेक्स्ट ईयर आपके बैड डेट्स होंगे आप उसे क्या करोगे, इससे वाले से रिकवर करोगे। अभी आपको इसको कुछ क्लियर नहीं होगा, जैसे ही मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपने लिखा बैड डेट्स, पीएल में बता रही हूँ मैं इसका ट्रीटमेंट, 2 बैड डेट्स। ये आपके कौन से वाले हैं, ये इनसाइड वाले हैं ट्रायल बैलेंस के। फिर कुछ बाद में भी हो गए, फर्दर हो गए, तो फर्दर वालों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर हमने इस साल कोई प्रोविज़न बनाया, तो वो इस साल के लिए तो नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, वो तो अगले साल के बैड डेट से राइट ऑफ किए जाएंगे। जो नया प्रोविज़न बन रहा है ना वो इस साल वाले के लिए नहीं है रिकवर करने के लिए, वो अगले साल आप उसको रिकवर कर सकते हो बैड डेट्स में से। अब हमारा कुछ पिछले साल का प्रोविज़न बना होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो फिर जो आपके पास आएगा वो आप कहाँ पे दिखाओगे, पीएल के बाहर दिखा दोगे। ये होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट। फिर अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया, अब बात करते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो बैलेंस शीट में आप इसे एसेट साइड में लिखोगे डेटर्स। डेटर्स आपने दिखाए, डेटर्स में से आप कौन सा माइनस करोगे, फर्दर वाला, क्योंकि फर्दर वाला आपको एडजस्टमेंट में दिया है, वो वाला बैड डेट्स माइनस नहीं करोगे जो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दिया है। फिर आप इसमें से अभी जो आप माइनस करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगी उसका आप प्रोविज़न मेंटेन करोगे, क्योंकि प्रोविज़न यहाँ पर किसके लिए बना रहे हैं, डाउटफुल वालों के लिए बना रहे हैं। जो हमें पता है कि ये पैसा नहीं देने वाले हैं तो इनको हम क्यों प्रोविज़न बनाएंगे। इसी वजह से यही कारण है कि आपका यहाँ पे फर्दर को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ये पैसे देने वाले नहीं हैं। और जो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स लिखे हैं वो तो पहले से ही एडजस्ट हो चुके हैं, उसको यहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द रीज़न कि इसे माइनस किया जाता है। और अब हमें जो मिले हैं, ये जो हमें यहाँ पर मिला है अब, वो हमें पता है कि हो सकता है इनमें से ही कुछ ऐसे निकल आए धोखेबाज जो हमें पैसे ना दें। तो इनका जो निकलता है उसका हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका जो भी परसेंट आपको दिया हो प्रोविज़न बनाने के लिए, चाहे वो 2%, 5%, वटेवर, उसका प्रोविज़न निकालते हो और वो आप यहाँ पर माइनस करके फिर उसे बाहर डेटर्स में शो करोगे। तो ये होता है इसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन क्या था, इसे हम किससे डिडक्ट करते हैं, इसे हम किससे डिडक्ट करते हैं, डेटर्स से डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए। पहले तो हमें ये बात करनी है कि जो कैपिटल प्रोप्राइटर लेकर आ रहा है वो बिज़नेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिज़नेस है और उसका ओनर है वो दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं। तो वो अगर कोई कैपिटल दे रहा है तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाती है, वो लायबिलिटी हो जाती है। और अगर उस कैपिटल पे हमें बिज़नेस को क्या देना पड़ जाए, इंटरेस्ट देना पड़ जाए, तो बिज़नेस के लिए ये क्या है, लॉस है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर वो पूछा जा रहा है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो ये क्या है, ये तो तब तो लॉस है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर से पूछा जाएगा तो ये क्या है, गेन है।
तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, लॉस। बी इज़ द राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम कैपिटल में से जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर ने कुछ कैपिटल दी है और वो उस कैपिटल में से कुछ पार्ट निकाले जा रहा है, तो अब वो जो पार्ट निकाल रहा है उससे हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके का गेन है और प्रोप्राइटर के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके का लॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया कोई या फायर हो गई, तो उसकी वजह से हमारे गुड्स जो होते हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कहती है कि हम क्लेम को एडमिट कर रहे हैं, हम क्लेम को मान रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट बनेगा पीएल ट्रेडिंग में, हमारी गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। टू साइड हम लिखते हैं परचेजेस, परचेजेस में से आप क्या करोगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ठीक है, जो भी आएगा वो बाहर दिखा दोगे। बहुत सारी बुकों में यहाँ माइनस ना करके डायरेक्ट बाय साइड भी दिखाया जाता है, तो कुछ भी कर लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं होता। ये था पहला ट्रीटमेंट। फिर पीएल अकाउंट में आप दिखाओगे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, जो नुकसान हो गया, हमारे गुड्स जल गए, आग की वजह से नुकसान हो गया, तो नुकसान तो पीएल में दिखाना ही पड़ेगा। अब इसमें से आप माइनस क्या करोगे, क्लेम माइनस कर दोगे, क्योंकि क्लेम मिल गया तो फ़ायदा हो गया ना। तो इससे हमें क्या करना है, जितना नुकसान है बस वो दिखाओ, क्लेम हटा दो। मान लो 50,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हो गए, जिसमें से 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो आपका नुकसान कितने का हुआ, नुकसान सिर्फ 30,000 का हुआ। तो आप पीएल में कितना दिखाओगे, केवल और केवल 30,000 ही दिखाओगे। फिर एक लास्ट ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो होता है एसेट साइड में। इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है, जो एडमिटेड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा, उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो ये होता है इसका ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो जाता है तो उसे हम दिखाते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। तो गाइज़ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चलिए जल्दी से देखते हैं जर्नल एंट्रीज़। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में कहाँ पे दिखाते हैं, बाय साइड दिखाते हैं, तो टू ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बनेगी, अब हमें खर्चों में हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, क्योंकि इसी साल का है और देना भी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चा जब बढ़ेगा तो खर्चा कर दो डेबिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप कहाँ पे दिखा रहे थे, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सिंपली ये एंट्री बनती है। प्रीपेड एक्सपेंस आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे एक्सपेंस में से, एक्सपेंस आपके क्या हो गए, कम हो गए, तो 2 कर दो एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ पर शो कर रहे थे, एसेट में, तो प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्रीपेड एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट। अगर एसेट कम होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये सब था थोड़ा सा जर्नल एंट्री का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।